हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद है कि आप सब बढ़िया मस्ती से पढ़ रहे होंगे। और हम आ गए हैं अपनी नई क्लास के साथ। जैसा कि पता है कि पहले पिछली क्लास में हमने उत्तर मुगल पढ़ लिए थे, जिनको उत्तर मुगल और परवर्ती मुगल भी कहते हैं। और इस मुगल में हमने देखा था कि औरंगजेब के बाद जो शासक हुए, मुगल बादशाह हुए, उन्होंने कैसे कैसे अपने साम्राज्य में अपना काम किया। अंग्रेज़ों के हाथ से कौन कठपुतली रहा, किसने क्या किया, वो सब हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि प्लासी युद्ध की। प्लासी युद्ध देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे बंगाल। बंगाल में किसका राज था, प्लासी कैसे हुआ, क्योंकि प्लासी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिश के लिए। क्योंकि प्लासी वो युद्ध है जिससे भारत में उन्होंने रहने का थोड़ा सा मन बना लिया और राज करने का सोचा। तो आज हम देखेंगे प्लासी के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं प्लासी यानी बंगाल। तो चलिए अब देखते हैं बंगाल कि बंगाल में कैसे क्या रहा। तो सबसे पहले जान लेते हैं बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, है ना। तो याद रखिए, बंगाल में जो क्षेत्र आते थे उसको बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा और असम, ये सारे जो प्रांत थे, जो क्षेत्र थे, उन सभी को मिला के बंगाल बना हुआ था। ठीक है, बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, बहुत समृद्ध प्रांत था। और सबसे ज़्यादा जो शिक्षित लोगों में से बात करें या उद्योग में बात करें तो बंगाल सबसे अग्रणी था, सबसे आगे था भारत में। ठीक है, तो देखो बंगाल सबसे बड़ा समृद्ध प्रांत था, सबसे बड़ी बात। ठीक, बंगाल में कच्चा माल, खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में थे। सबसे बड़ी बात यह कि इसे हुगली नदी किनारे था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और हुगली बंदरगाह होने की वजह से व्यापार के लिए अनुकूल स्थिति थी, समझ रहे हैं। तो बंगाल इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि वो सबसे समृद्ध प्रांत था, खनिज वगैरह थे वहाँ पे। बंगाल में किस किस नवाब ने शासक किया वो भी देख लेंगे कि किसने किसने राज किया। चलिए देखते हैं पहले बंगाल के नवाब। तो बंगाल का पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जान लेंगे कि मुर्शिद कुली खां कौन था। तो सबसे बड़ी बात आप ये याद रखिए कि मुर्शिद कुली खां जो है वो मुग़ल बादशाह के द्वारा बनाया गया अंतिम नवाब था। यानी जो मुर्शिद कुली खां था इसको मुग़ल बादशाह ने बनाया था, लेकिन जो इसके बाद नवाब बने हैं वो उसको मुग़लों द्वारा बनाने में कोई रोल नहीं था, है ना। तो ये मुग़लों द्वारा बनाया गया अंतिम नवाब था। ठीक है, ये अंतिम नवाब था, मुग़ल द्वारा बनाया गया। बाकी इसके बाद जो वहाँ हैं उसको मुग़लों ने नहीं बनाया, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार या खुद बन गए या स्वतंत्र हो गए। ठीक, ये याद रखिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1717 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर ने इसे बंगाल के सूबेदार पर नियुक्त किया था। अगर ये मुग़ल द्वारा बनाया गया अंतिम नवाब था तो किस मुग़ल ने बनाया था, तो 1717 बनाया था किसने, फ़र्रुखसियर ने। ठीक है, फ़र्रुखसियर ने बनाया था इसे और बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था इसी ने 1717 ईस्वी में। जब इसने फ़र्रुखसियर ने इसको बना दिया तो इसने अपने आप को वहाँ पे आज़ाद कर दिया कि अब मैं यहाँ से स्वतंत्र हो गया हूँ, अब मुझे मुग़लों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं अपना शासन खुद देखूँगा और अपने नियम खुद बनाऊँगा। ठीक, अच्छा, मुर्शिद कुली खां आया उसके बाद। तो याद रखिए, मुर्शिद कुली खां जब उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसने अपने कृपा पात्र, उसके एक वो था मंत्री था जो विश्वास करता था उसके ऊपर, तो उसका नाम था राम जीवन। ठीक है, कभी कभी मैचिंग करने क्या जाता है कि मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना, राम जीवन। हिंदू था ये, तो राम जीवन को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, जब राम जीवन की डेथ हो गई तो राम जीवन की डेथ हो जाने के बाद वो, क्योंकि लोगों ने पसंद नहीं किया राम जीवन को, इसलिए उसका दामाद सुजाउद्दीन, किसका दामाद, मुर्शिद कुली खां का। ठीक है, सुजाउद्दीन, इसको शासक बनाया गया। ठीक, जब सुजाउद्दीन शासक बना तो सुजाउद्दीन के बाद अपना आता है अलीवर्दी खां। ठीक है, सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है तो अलीवर्दी खां आता है। और यही अलीवर्दी खां, इसका थोड़ा रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने थोड़ा काम किया है। क्या काम किया है, अलीवर्दी खां इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलीवर्दी खां के बाद ही हमारा सिराजुद्दौला आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अलीवर्दी खां
1740 ईस्वी में 1756 1756 में ही सिराजुद्दौला चेयर पर बैठा था। किस चेयर पे? राजा की चेयर पर, नवाब की चेयर पे, तख्त पे बैठा, और 1756 में बैठा और 57 में उतार दिया गया प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, तो अभी अलीवर्दी खां के बारे में देख लेंगे। अलीवर्दी खां क्या है? तो अलीवर्दी खां ने मुग़ल बादशाह को दिए जाने वाला वार्षिक नजराना बंद कर दिया था। पहले ये याद रखिए, वार्षिक नजराना मतलब होता है कि मुग़ल बादशाहों को हम लोग टैक्स लिया करते थे बंगाल के लोग। एक साल में तुम्हें जैसे कि 5 लाख रुपये देने, 20 लाख रुपये देने, एक वार्षिक नजराना था। तो अलीवर्दी खां ने बंद कर दिया कि हम नहीं देंगे, हम आज़ाद हैं। ठीक है। और दूसरा, अलीवर्दी खां ने इनके मुग़लों के ऊपर एक टिप्पणी की है। ठीक है, जो यूरोपीय कंपनी थी उस समय, जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे, ठीक है, डच थे, इन सभी के ऊपर एक टिप्पणी की है कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद, यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट मार डालेंगी। इसका मतलब कि उन्होंने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है। ठीक है, किससे की है? मधुमक्खियों के छत्ते से की है। यदि हम उनको छेड़ते हैं तो हमको काट लेंगी, अगर नहीं छेड़ेंगे तो हमको शहद देंगी। ठीक है, किसने की है? अलीवर्दी खां ने की है। ठीक है, अब आते हैं सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है, तो अलीवर्दी खां के बाद जो शासक बनता है, जो नवाब बनता है, वो बनता है सिराजुद्दौला। ठीक, कब बनता है? 1756 में, और 1 साल रहता है। लेकिन ये इतना नवाब पावरफुल था कि इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। अच्छा, सिराजुद्दौला नवाब कैसे बना, इसके पीछे की स्टोरी है। देखिए, जो अलीवर्दी खां हैं, इसकी 3 बेटियां थीं। ठीक है, कितनी बेटी थी? 3। ये 3 बेटियां थीं, तो इसकी सबसे छोटी बेटी जो थी, सबसे छोटी बेटी, उसका पुत्र था अलीवर्दी खां। ठीक है, क्योंकि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 बेटी थीं। तो तीनों बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी, उसके बेटे का नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने नवाब बना दिया। तब सिराजुद्दौला की उम्र महज 15 से 16 साल के आसपास थी, मतलब नया नया जवान हुआ था, तब इसको नवाब बना दिया गया। ठीक है, जब ये नवाब बन गया तो मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला, जिन्हें सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता है, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो नवाब बनेंगे वो फिर अंग्रेज़ों के हाथ से बनेंगे, अंग्रेज़ों की कठपुतली से बनेंगे, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होंगे। सिर्फ सिराजुद्दौला अंतिम स्वतंत्र नवाब था। ठीक, 1740 में उन्होंने पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में निजामत इमामबाड़ा की स्थापना की। एक इमामबाड़ा बनवाया उन्होंने, कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। ठीक, मुर्शिदाबाद उनकी राजधानी थी, किसकी? बंगाल की। ठीक है, मुर्शिदाबाद राजधानी थी, तो 1740 में वहाँ पे इमामबाड़ा बनवाया। ठीक है, अब देखिए आगे। सिराजुद्दौला, जो 2 मौसी थी सिराजुद्दौला की, क्योंकि सिराजुद्दौला अपनी मतलब 3 बहनों में से सबसे छोटी वाली बहन का लड़का था, तो जो उसकी मौसी थी, उसकी एक मौसी का नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था? घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम ने, जब सिराजुद्दौला नवाब बन गया, तो अपना जो है गुस्सा, अपना क्रोध जाहिर किया कि इस बच्चे को बना दिया है, इससे अच्छे तो मेरे पति हैं, उन्हें क्यों नहीं बनाया। तो उसने क्या किया, इसको मारने के लिए षड्यंत्र रचे। ठीक है, और जिसका साथ दिया उसी के हस्बैंड, घसीटी बेगम के हस्बैंड ने, और दूसरी वाली बेगम के हस्बैंड ने। ठीक है, लेकिन 1700 क्या हुआ कि जब 1756 के समय समाप्त हो रहा था, तभी उसने सभी अपने विरोधियों को एक साथ एक लाइन लड़ाई पे हरा दिया। और उस लड़ाई का नाम है, अभी देखते हैं, जिस लड़ाई पे उसने अपने सभी विरोधियों को हराया, उस लड़ाई का नाम है मनिहारी की लड़ाई। ठीक है, मनिहारी की लड़ाई, ये इम्पोर्टेंट है कब हुई थी और किससे हुई थी। ठीक है, तो इस मनिहारी की लड़ाई में सिराजुद्दौला ने जितने उसके विरोधी थे, जो उसका विरोध करते थे, षड्यंत्र करते थे, चाहे उसकी मौसी हो, मौसा हो, या कोई भी नवाब हो, या उसके मंत्री हों, सभी को एक साथ खड़ा करके एक ही लड़ाई में पराजित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब एक बार क्या हुआ, सिराजुद्दौला बंगाल घूमने गया,
सोचा कि चलो आज नवाबी में कोलकाता घूम के आते हैं। तो बंगाल घूमने गया, तो बंगाल घूमने में उसको फोर्ट विलियम जो है किला मिला। कौन सा मिला? फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम, जिसमें अंग्रेज़ों ने किलेबंदी कर रखी थी। तो नवाब जब गया तो वहाँ के जो द्वारपाल थे, जो सैनिक थे, उन्होंने नवाब को रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। नया नया नवाब बना था हमारा यशीराज, तो इसको गुस्सा आ गया। इसने क्या किया, सैनिक बुलाए और उस किले की किलेबंदी तोड़ दी, किला विला सब ध्वस्त कर दिया। और वहाँ से सभी अंग्रेज़ों को, जितने वहाँ पर ब्रिटिश थे, सभी अंग्रेज़ों को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिए, छोटे से कमरे में। ठीक है, और उस कमरे में बंद कर दिया। और कहते हैं कि उस कमरे में बहुत ही कम लोग आ सकते थे, 446 या 450 के आसपास का आंकड़ा होता है कभी कभी। तो 446 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से जब सुबह हुई, एक रात के लिए बंद किया, जब सुबह हुई तो उसमें से केवल 21 लोग ही जीवित बचे। ठीक है, 446 में से सिर्फ कितने बचे? 21 ही जीवित बचे। उन 21 में एक अंग्रेज़ था, मिस्टर हॉलवेल। क्या नाम था? मिस्टर हॉलवेल, जो जीवित बचा था उन्हीं 21 में से। ये जो है रोते रोते गया कहाँ पर? रोते रोते गया साउथ में। वहाँ पर था क्लाइव, और वहाँ जाके अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है क्लाइव से मद्रास में जाके कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमको बहुत मारा है और ऐसा हो रहा है वहाँ पे बंगाल में। तो क्लाइव क्या होता है, क्लाइव गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होता है, और वो क्या करता है कि कहता है चलो बंगाल चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन है ये। तो क्लाइव बंगाल आता है और इससे मिलता है। तो जो 446 ब्रिटिश को उसने कैद किया था, जिसमें से 21 लोग जीवित बचे थे, इस घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। ब्लैक होल की घटना कब हुई है? तो 20 जून 1756 को हुई है। ठीक है, 20 जून 1756 को। और याद रखना, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी इसको बोलते हैं। और ये देखो, कहीं पर तुम्हें 146 मिलेगा, कहीं पर 446 मिलेगा, कहीं 246 मिलेगी। तो आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो 146 लोगों को इसमें बंद कर दिया गया था, जिसमें से 23 लोग जीवित बचे। कहीं 21 बचा, कहीं 23 बचे। तो आंकड़े मत जाना, लगभग इतने बचे थे, 21 से 25 के बीच में। ठीक, तो 23 लोगों में से एक कौन था? मिस्टर हॉलवेल। उसने जाके साउथ में जाके अपना दुखड़ा रोया क्लाइव के सामने। तो इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ठीक है, या ब्लैक होल त्रासदी कहते हैं। ठीक, जब क्लाइव ने उसकी दुख भरी कहानी सुनी तो उसको भी गुस्सा आया। तो उसने सोचा चलो बंगाल पे अटैक करते हैं। तो वो गया बंगाल। वो बंगाल आ रहा था, तभी उसको पता चल गया सिराजुद्दौला को कि ब्रिटिश जो है उससे लड़ाई करने आ रहे हैं। तो उस समय बंगाल पे मराठों का भी अटैक हो रहा था। ठीक है, और अफ़गानों का भी अटैक हो रहा था। तो ब्रिटिश जो है सिराजुद्दौला इनसे निपट रहा था कि अब अंग्रेज़ भी आ गए। तो उसने क्या किया, अंग्रेज़ों से संधि करना जो है, उसको लगा कि संधि कर लेते हैं अंग्रेज़ों से, ताकि मराठा और अफ़गानों से भी हट जाए। तो अलीनगर की संधि होती है एक। ठीक है, कब होती है? 1757 में, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। कहाँ हुई? बंगाल की सिराजुद्दौला जो नवाब था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इन दोनों भी संधि हो गई, क्योंकि एक साथ 3-3 लोगों को संभालना इसके बस की बात नहीं हो रही थी। तो इसने कूटनीति का सहारा लिया और अलीनगर की संधि कर ली। इस संधि में जो हुआ कि सिक्के ढालने, जो सिक्के ढाले जाते थे, उसका अधिकार प्राप्त हो गया अंग्रेज़ों को कि हम अपने सिक्के खुद चलाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तत्कालिक कारण के रूप में अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया। इसका मतलब संधि में ये हुआ था कि अब आप और हम युद्ध नहीं करेंगे, बस आपको जो चाहिए सिक्के ढालने का अधिकार वो हम आपको दिए दे रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, बाद में इसका उल्लंघन किया और
युद्ध की चुनौती दे दी, जिससे सिराजुद्दौला बहुत गुस्से हुआ और युद्ध के लिए तैयार हो गया। ठीक है। अब देखो प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध की कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि ब्रिटिश जो है बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन संख्या में कम थे, और बंगाल जो है संख्या में बहुत ज़्यादा था। वो भी मतलब पावरफुल था, लेकिन कहते हैं कि घर का भेदी जो होता है वो लंका ढा दिए। तो प्लासी में जो सिराजुद्दौला था वो उसका एक मंत्री था जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र, ब्रिटिश ने क्या किया, मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया। ठीक है। और उससे कहा कि तो हमारा साथ दो, ये देखो, तो हमारा साथ दो तो हम तुम्हें अगला नवाब बना देंगे बंगाल का। ठीक। मीर जाफ़र, जगत सिंह, राय दुर्लभ, अमीर चंद, ये सब शामिल थे, लेकिन मीर जाफ़र इम्पोर्टेंट है इसलिए उसका नाम आता है। तो मीर जाफ़र और राय दुर्लभ का। ठीक है। इन लोगों ने विश्वासघात किया। कहते हैं अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार की आसपास की, लेकिन जो नवाब की सेना थी वो 50,000 से लेके 80,000 के भी आसपास थी। ठीक है, 50 से 80। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की हार हुई, सॉरी नवाब की हार हुई, क्योंकि मीर जाफ़र ने विश्वासघात कर दिया। उसने क्या किया, अपने सेना को आगे भेजा ही नहीं। सेना गई ज़रूर थी संख्या में भारी और बड़ी होके, लेकिन वहाँ जो लड़ी वो छोटी सेना लड़ी, और जो सेनापति लड़ रहे थे वो मीर मदान और मोहनलाल। इसके 2 सेनापति थे, एक थे मोहनलाल, एक थे मीर मदान। ये बहुत बहादुर से लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया था कि हम हार जाएंगे। तभी एक गोली जो है मोहनलाल को लग जाती है और मोहनलाल वहीं मर जाता है। जब ये सेनापति मर जाता है तो सेना में हड़कंप मच जाता है कि उनका सेनापति ख़त्म हो गया, और सभी सेनाएं, उसकी जो सेना के सैनिक थे वो ये तो छोड़ के भागने लगते हैं। सेना को और सैनिक को भागते देख जो है नवाब भी सैनिकों की तरफ पैदल महल की तरफ भागने लगता है। ठीक है। जब भागने लगता है फिर वो अपने महल पहुंचता है। अपनी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम था लुत्फ़निसा, और अपने बेटे को उठाता है और जंगल की ओर चला जाता है। बेटे को लेके महल छोड़ के जंगल चला जाता है। ठीक। और ये युद्ध जो होता है ब्रिटिश के पक्ष में पहुंच जाता है। उसके बाद मीर जाफ़र का एक पुत्र था जिसका नाम था मीरन। ठीक है, मीरन। तो मीर जाफ़र ने मीरन को भेजता है कि जाओ जाके पता करो कि ये कहाँ छुपा हुआ है सिराजुद्दौला। तो मीरन जंगल में आता है और सिराजुद्दौला की, उसकी पत्नी की और उसके पुत्र की हत्या कर देता है। ठीक है। तो यहाँ से ख़त्म होता है प्लासी का चैप्टर और साथ में सिराजुद्दौला का। ठीक। अब प्लासी के युद्ध का महत्व क्या थे ये भी देख लें। तो महत्व ये रहा प्लासी के युद्ध का कि अंग्रेज़ों के इस विजय ने बंगाल के नवाब की स्थिति कमज़ोर पड़ गई। यानी कि अब बंगाल के जो नवाब हो गया वो कठपुतली हो गया, मतलब अब वो अंग्रेज़ों के हाथ का जो ब्रिटिश बोलेंगे वही करेगा वो। ठीक है। तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई, उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई, ये सब हुआ। और साथ ही साथ ब्रिटिश शक्ति एक नई शक्ति बन के उभरी, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमज़ोर बनाकर बंगाल के बाहर कर दिया। ठीक है। अब वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही मेन शक्ति बन गई, और फ्रांसीसी डच कंपनी जो थी उनका जो रोल था वो कम हो गया। ये इसके महत्व हो गए। ठीक। ये हो गया तुम्हारा सिराजुद्दौला। अच्छा, अब सिराजुद्दौला हो गया, इसके बाद तुमने एक नाम पढ़ा होगा दस्तक। ठीक है। दस्तक क्या होता है? तो दस्तक ये अंग्रेज़ों के पास था। ठीक। दस्तक का मतलब होता है टैक्स फ्री बिजनेस ट्रेड। क्या होता है? टैक्स फ्री ट्रेड, यानी कर मुक्त व्यापार। ठीक, ये होता है। अब ये कैसे होता है? ये एक परमिट होता है जो कि फ़र्रुखसियत था, एक मुग़ल बादशाह
उसने ब्रिटिश को या अंग्रेज़ों को दस्तक दिया था कि तुम बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका दुरुपयोग किया। ठीक है, जब इसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग इस तरह किया कि इसने अपना परमिट किसी और को दे दिया पैसों के बदले, तो इससे बंगाल में अराजकता फैल गई। ठीक, तभी इसको सिराजुद्दौला को इस बात पे गुस्सा आया, उसने दस्तक को बंद कर दिया। ठीक है, और सभी को, जितने भी कंपनियां थी, सभी को कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे दी कि अंग्रेजी क्यों, सब लोग करो, जिससे ब्रिटिश गुस्सा हो गए थे। ये भी एक कारण है प्लासी के युद्ध का। ठीक, और इसके बारे में कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के बारे में कि उसने जब 446 या 146 अंग्रेज़ों को कैद किया था, तो उसमें सिर्फ जो 21 से 23 लोग जीवित बचे थे, उसमें से एक गवर्नर भी था वहाँ पे। ठीक है, उसका नाम था ड्रेक। क्या नाम था? ड्रेक। ये ड्रेक नाम था। इसने डर की वजह से अपने आप को, एक टापू है, उस टापू के ऊपर चढ़ गया था और वहाँ पे जाके रेस्ट किया, वहाँ शरण ली जाके कि नीचे जाएंगे तो जो है नवाब हमको मार देगा। इतना डर था इसका, फिर भी ये हार गया क्योंकि इसके साथ विश्वासघात हुआ। ठीक है, तो अब जो अगला नवाब बनना था वो बना था मीर जाफ़र। ठीक, मीर जाफ़र के बारे में हम ये समझेंगे कि ये रोल क्या रहा। पहली बात, इसको बोलते हैं क्लाइव का गीदड़। क्लाइव कौन था? क्लाइव उस समय नवाब था। ठीक है, नवाब कह रहे हैं, गवर्नर था जो मद्रास का था, तो क्लाइव का गीदड़ बोलते हैं इसको, कि जो क्लाइव बोलता था वही ये करता था। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इसने क्लाइव को 24 परगना की जागीर दी। 24 परगना की जागीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद कर लो या नोट कर लो। ठीक, क्लाइव का गीदड़ बोलते हैं मीर जाफ़र को। क्लाइव को उसने 24 परगना की जागीर दी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्लाइव जो है थोड़ी समय के लिए चला गया कहाँ, अपना मद्रास, या वापस चला गया यूरोप, लंदन। जब वहाँ वापस चला गया तो ब्रिटेन वापस जाने के बाद अपना जो गवर्नर का पद है वो थोड़ी देर के लिए दे दिया किसको, उसको दे दिया मीर जाफ़र को, सॉरी मिस्टर हॉलवेल को। किसको दे दिया? ये वही मिस्टर हॉलवेल है जिसने अपनी कहानी बताई थी जाके। तो मिस्टर हॉलवेल थोड़ी देर के लिए नवाब बन जाते हैं, और मिस्टर हॉलवेल समझते हैं कि जो हमारा नवाब है उससे जब चाहो जितना चाहो उतना पैसा निकाल लो। इसलिए वो हर समय मांग करता था कि आज हमको 10,000 दे दो। ये बोलता था एक काम करो 10,000 खर्च हो गए, 25,000 दे दो। फिर कहता था एक काम करो 5 लाख दे दो, है ना। तो ऐसे बोलता रहता था ये। धीरे धीरे क्या हुआ, नवाब की ऐसी स्थिति हो गई कि अंग्रेज़ों की डिमांड को मानते हुए, पूरा करते हुए नवाब को अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़ गए। घर के बर्तन, ऐसी इसकी स्थिति हो गई। ठीक है, लेकिन जब ये मिस्टर हालवेल को समझ में आया कि ये नवाब बेकार हो चुका है, तो इसको जो है अपने पद से हटा दिया, और जो है एक दूसरे नवाब को बुलाया, और वो था इसका दामाद। किसका? मीर जाफ़र का दामाद था, उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम का अब तुम बैठो इस नवाब के पद में, क्योंकि मीर जाफ़र इसके योग्य नहीं रहा। फिर मीर कासिम को बैठाया। तो मीर कासिम थोड़ा सा अच्छा आदमी था और बुद्धिशाली था, समझता था चीज़ों को, तो वो बन गया। और उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी चेंज कर दी, राजधानी में बदलाव किया। ठीक है, तो राजधानी पहले क्या थी, जैसे हमने तुम्हें बताया था, पहले थी मुर्शिदाबाद। ठीक, बाद में क्या हो गई, मुंगेर। ठीक है, राजधानी परिवर्तन किया, याद रखना मीर कासिम ने किया था राजधानी परिवर्तन, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था। ठीक है, एक घटना ये हो गई। अच्छा, मीर कासिम की एक घटना और है। क्या? जब मीर कासिम नवाब बनता है, तो जब ये नवाब बना, तो मीर कासिम जब ये नवाब बना, तो हमारे एक इतिहासकार हैं, ठीक है, उसका नाम है वेंसीटाट। जब ये नवाब बना, तो वेंसीटाट ने क्या कहा कि तुम बार बार नवाब बदल रहे हो, ये बंगाल की क्रांति का सबूत हो सकता है।
तो वेंसीटाट ने नवाब बदलने की इस घटना को बंगाल की क्रांति की संज्ञा दी। बंगाल की क्रांति, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल में नवाब बदलने की घटना को बंगाल की क्रांति की संज्ञा किसने दी, तो वेंसीटाट ने दी, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अगला। एक बार क्या हुआ कि मीर कासिम ने अपनी जहाँ राजधानी बनाई थी मुंगेर, वहाँ पे एक जो है शस्त्र बनाने का जो है कार्यशाला या बोल दो हथियार का कारखाना खोला, ठीक है, जहाँ पे वो शस्त्र को बना सके, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि जब वो शस्त्र बना सके इसलिए उसने कार्यालय खोला, अपना कार्यशाला खोला, और वहाँ एक गन फैक्ट्री खोली, गन फैक्ट्री, ताकि धीरे धीरे जब अपनी सेना को इकट्ठा कर सके और इकट्ठा करने के बाद उनको शिक्षित कर सके और जो है ब्रिटिश के खिलाफ़ युद्ध कर सके। लेकिन कैसे भी करके ब्रिटिश ने पता लगा लिया कि वहाँ गन फैक्ट्री खोली हुई है, जिससे मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में मतभेद हो गया, ठीक है। क्या हुआ, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में मतभेद हो गया, और उसी मतभेद की वजह से मीर कासिम को बहुत ही सुनना पड़ा, या मीर कासिम को उसने कहा कि तुम ऐसे करोगे तुम्हें भी हटा देंगे, ऐसा वैसा। तो मीर कासिम को लगा मेरी बेइज्जती हुई है, तो वो चला गया अवध चला गया। अब उसने अवध में क्या देखा कि अवध के नवाब तो बैठे बैठे हैं, साथ में शाह आलम सेकेंड, ठीक है, पढ़ा था इसके बारे में। इसका नाम था, रियल नाम अली गौहर, ठीक है, और इसको बिना मुकर वाला बादशाह भी कहते हैं। शाह आलम सेकेंड ये भी बैठा हुआ था अवध में। ये मुग़ल बादशाह था शाह आलम सेकेंड, ये भी था, अवध के नवाब हो गए। और अब आ गया ये बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब आ गए। ये तीनों लोग आ गए, बैठे हैं। बंगाल के नवाब ने देखा कि मुग़ल बादशाह भी यहाँ बैठे हुए हैं, अवध के नवाब भी बैठे हुए हैं, तो पूछा आप यहाँ कैसे? किसने पूछा? मीर कासिम ने। तो शाह आलम ने कहा कि तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। तो गम वहाँ पे कौन है? अंग्रेज, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर क्या किया, एक संयुक्त सेना बनाई, संयुक्त सेना बनाई, ठीक है। उस सेना में कौन कौन से थे? अवध की सेना प्लस बंगाल की सेना प्लस मुग़ल बादशाह की सेना, ठीक है, मुग़ल सेना। अब सोचो तीनों की सेना कितनी बड़ी हो जाएगी। तीनों की सेना बनी, और तीनों की सेना जब बन गई तो युद्ध हुआ। उस युद्ध को बोलते हैं बक्सर का युद्ध, ये बक्सर की लड़ाई क्या बोलते हैं? बक्सर की लड़ाई, ठीक है। ये कब हुई? 1764 में, ठीक। और तीनों मिलकर बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं। तो बक्सर लड़ाई के क्या परिणाम थे, क्या हुआ, ये सब हम देखेंगे अगले बक्सर वाले युद्ध में, कि जब बक्सर के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बंगाल आपका ख़त्म हो गया, ठीक। अब धीरे धीरे नवाब बदलते जाएंगे, दूसरे नवाब बनते जाएंगे, और बंगाल में दूसरी क्रांति आएगी, दो शासन करेंगे बंगाल में, ठीक है। अभी भी कंपनी सामने से आगे शासन नहीं करेगी। ऐसा क्या होता है बक्सर के युद्ध के बाद, कौन सी संधि होती है, क्या क्या होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग यहीं तक बने रहिए हमारे साथ। और प्लासी युद्ध ही वो युद्ध है जहाँ पर अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश को भारत में रहने के लिए उन्होंने अपना मन बनाया, ठीक है। तो प्लासी युद्ध से स्टार्ट होता है। अगर मीर जाफ़र ऐसा नहीं करता तो हो सकता है स्थिति कुछ और होती। तो इतिहास है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।